की क्लास से शुरुआत करते हैं। एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड ईडीयू पर स्वागत है। और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एंड ईडीयू के नाम से पब्लिक ग्रुप चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उस पर आपको एनसीईआरटी मंथली मैगजीन और जो अपडेट है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी क्लास से रिलेटेड। तो आज है फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास का चैप्टर 5, जिसमें हम इस सीरीज में अभी स्टार्ट किए स्थल मंडल को हम देख रहे हैं कि स्थल मंडल जो है कैसे बना और और उसमें अंतर्जनित जो प्रक्रिया हो रही है वो किस प्रकार पृथ्वी को इफेक्ट कर रही है। तो इसके पहले हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ लिया। आज हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे इस सीरीज का आपके सिलेबस से कहाँ संबंध है। तो बात करें अगर यूपीएससी और पीएससी मेंस के पेपर फर्स्ट यानी जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट की बात करें, उसको टॉपिक नंबर 10 से 11 12 को अगर देखें वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन में, तो इसमें एक टॉपिक आता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स सोलर सिस्टम। और इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक होता है जियोमॉर्फोलॉजी, से भूआकृत विज्ञान कहते हैं। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, ओशनियोग्राफी, बायोजोग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो और ह्यूमन जोग्राफी है उससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट मैपिंग प्लेस। तो मेंस टॉपिक में वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन में आप जो ये सीरीज चल रही है, इसके पहले जो हमने वर्ल्ड मैपिंग की जो 13 क्लास खत्म की है उससे इसका संबंध है। इसके बाद बात करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो उसमें 200 मार्क का पेपर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें जो वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमको फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है इंडिया की और वर्ल्ड की। उस सेक्शन से इसका इंपॉर्टेंस है, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी वाला सेक्शन इससे संबंधित है। अगर हम बात करें कि इस सीरीज में हमने क्या क्या कवर कर लिया है, तो स्थल मंडल, स्थल मंडल में यानी पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया में के फलस्वरूप जो भी चीज़ों की हमारे पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई उसके बारे में अगर हम बात करें, हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा, इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया है और पृथ्वी के इंटीरियर फीचर्स के बारे में देख लिया। पृथ्वी या यूनिवर्स किससे किससे मिलकर बना है उसको देख लिया है। पृथ्वी के लेयर्स को समझ लिया है, उसका टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी से क्या संबंध है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को उसको समझ लिया है। बात करें उसके इंटीरियर के कंप्लीट फीचर्स को हमने समझ लिया है। और पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसके फलस्वरूप उसका संबंध जैसे सिस्मोलॉजी से यानी भूकंप शास्त्र से क्या संबंध है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझ लिया। पार्ट टू में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पार्ट टू में हम लोगों ने रॉक्स के बारे में पढ़ा है। यानी प्लेट एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें छोटे छोटे रॉक्स जिससे मिलकर बनी है प्लेट, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। मिनरल्स यानी खनिजों से मिलकर रॉक्स बनता है, तो मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया है। और रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको पढ़ लिया है। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स कैसे होते हैं उसको पढ़ लिया, और रॉक का साइकिल क्या होता है उसको पढ़ लिया। और एक छोटी सी श्रृंखला में हम लोग सॉइल फॉर्मेशन यानी चट्टानों कैसे सॉइल में परिवर्तित हो जाते हैं उसको पढ़ लिया है। पार्ट थ्री में हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर में क्या क्या आता है, महाद्वीपीय प्लेट या महासागर कह सकते हैं, दो चीज समझ लीजिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर में आते हैं। उसके बाद सबसे पहले महाद्वीप महासागर बना, तो ये इसको जोग्राफर्स ने इसको फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर में रख दिया। सेकेंड में क्या आएगा, महाद्वीप और महासागर के ऊपर जो भी संरचना बनी है, पर्वत, पठार, मैदान, ये तो कॉन्टिनेंट पे हो गया। अब वहीं ओशनिक क्रस्ट की बात करेंगे, ओशनिक प्लेट की बात करेंगे, उसमें भी जो भी चीज़ें बनी है, ट्रेंच हो गया, माउंट हो गया, तो उसको सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर में रखा गया। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जो है लेक्चर 4 में देख लिया, जो 1912 में दिया गया था और किसके द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो कार्बोनिफेरस पीरियड था, कार्बोनिफेरस के टाइम में क्या हुआ था, एक बात और आपको ध्यान रखना है, केवल कार्बोनिफेरस टाइम में जो
कोल था वो बनना स्टार्ट हुआ था। और उसका कारण था क्योंकि उस टाइम जो है फ्रेश वाटर था, और उस समय जो पृथ्वी पर परिवर्तन हुए तो उसके अलावा जो भी जीवाश्म थे यानी पेड़ पौधे थे वो जाकर जो है धीरे धीरे समय काल के साथ उसमें दबते गए, तो वो कोयले का फॉर्मेशन जो है वहीं से मिलना स्टार्ट हुआ उसके बाद से। तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने क्या बताया? वेगनर महोदय ने बताया कि जो है, एक सेकेंड, वेगनर महोदय ने बताया, वेट, वेगनर महोदय ने बताया कि जब कार्बोनिफेरस का समय स्टार्ट हुआ तो पूरा कॉन्टिनेंट जो था एक में ज्वाइंट था, और उस ज्वाइंट को क्या कहते थे हम लोग? पैंजिया के नाम से जानते थे। ये इन्होंने पहली कंडीशन बताई, और ये कब की बात की इन्होंने? लगभग 250 मिलियन ईयर्स एगो की बात की। और इसके चारों तरफ जो समुद्र था उसको उसको इन्होंने क्या बताया? पैंथलासा। इन्होंने बताया उसको पैंथलासा के नाम से जाना जाता था, और जो ये कॉन्टिनेंट था उसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब वहीं सेकंड फेज आया, सेकंड की फेज की बात की उन्होंने ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस, यानी कार्बोनिफेरस के टाइम में, वो उन्होंने बताया कि जो ये पेंजिया था ये दो टुकड़ों में टूट गया। दो टुकड़ों में टूटने के बाद ऊपर वाले को क्या कहा इन्होंने? लॉरेंसिया कहा। नीचे वाले को क्या कहा? गोंडवाना। फिर जब सेकंड कंडीशन की बात की इन्होंने, सॉरी थर्ड कंडीशन की बात की, तो थर्ड टाइम में क्या बताया? फिर जो है, अब एक बात और ध्यान रखने वाली है, जो टेथिस सी की बात करते हैं उन्होंने जो सेकेंड कंडीशन की बात की यानी ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस की बात की, उसमें क्या हुआ? जब पैंथलासा जो है, सॉरी पैंजिया जो है जब दो टुकड़े में टूटा तो उसके बीच जो महासागर आया उसे इन्होंने क्या, कौन सा नाम दिया? टेथिस सी का नाम दिया। इसके बाद जब थर्ड कंडीशन आई तब कौन सा महासागर बना? अटलांटिक ओशियन। यानी जब लॉरेंसिया दो टुकड़े में टूटा, वेस्ट की तरफ जो है नॉर्थ अमेरिका, और साउथ की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ आया, वो क्या हुआ? यूरेशिया। और उसके बाद जब ये गोंडवाना लैंड टूटा जो ये ईस्ट वेस्ट की तरफ गया उसे क्या इन्होंने कहा? साउथ अमेरिका। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में इधर अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिक, ये फिर ये जो बीच में महासागर बना इन्होंने बताया ये अटलांटिक महासागर। फिर जब चौथी कंडीशन इन्होंने बताई, और ये 250 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, तो ये समय काल जो है बीतता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। फिर चौथी कंडीशन इन्होंने बताया, फिर से जो है महाद्वीपों का विखंडन हुआ, फिर नॉर्थ अमेरिका बना और यूरेशिया बना, साउथ अमेरिका बना, इसके बाद क्या अफ्रीका बना, इधर इंडिया का जो है उत्तर पूर्व की तरफ जो है मूवमेंट होना चालू हो गया। उसके बाद इन्होंने बताया इन जो दो चीज़ टूटी या ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ तब यहाँ से इंडियन ओशियन बना। फिर उसके बाद जब पांचवी कंडीशन यानी वर्तमान जो कंडीशन आई, तो सबसे पहले पैंथलासा था, फिर टूटा, कारपटेथिस सी बना, फिर टूटा, अटलांटिक महासागर बना, फिर टूटा, इंडियन ओशियन बना। उसके बाद जो पांचवी कंडीशन आई यानी वर्तमान, वर्तमान की बात करेंगे तो इधर जो है, इधर नॉर्थ अमेरिका बन गया था, इधर साउथ अमेरिका बन गया था, इधर इन्होंने बताया कि यूरोप बन गया था, इधर इन्होंने बताया कि ये अफ्रीका बन गया है। फिर इसके बाद जो है इधर यूरेशिया, ये सॉरी ये इंडिया, बात करें तो इधर इंडोनेशिया होगा, फिर ये ऑस्ट्रेलिया। ये वर्तमान समय था। लेकिन अब आप कहेंगी पैंथलासा गया कहाँ जो पहले पैंथलासा था? तो पैंथलासा को कहते हैं, ये पैंथलासा जो था ये पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर के स्वरूप में देखा जा सकता है इसको, ऐसा उनका मानना था। और टेथिस सी की बात करें तो टेथिस सी जो है मेडिटेरियन सी के रूप में परिवर्तित हो गया, और इसका कुछ अंश जो है, अगर आप टेथिस सी की बात करेंगे
इंडिया की बात करेंगे, आप पेंगोंग लेक दिख रहे हैं, साल्ट लेक है, तो माना जाता है कि उसका कुछ भाग जो है वहाँ भी पाया जाता है। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम लोगों ने देख ली थी। कब आया था? 1912 में। अगर इसके क्रम की बात करें तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 के दशक में आई थी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो था वो आया था 1940 के दशक में, और सबसे लेटेस्ट आया उसके सबसे बाद में आया 1960 के दशक में, और सबसे भरोसेमंद आया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब आप बात करेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बीच हम प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट क्यों पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध प्लेट से है, तो पहले प्लेट को समझना जरूरी होता है। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के पहले ही कन्वेक्शन करंट थ्योरी आ गई, यानी किस कारण जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुई है, और ये आया था 1928 में। आर्थर होम्स ने इसे दिया था, कन्वेक्शन करंट थ्योरी को। तो अब चौथे पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर रिलीफ यानी माउंटेन प्लेट को, प्लेन्स को, लैंडफॉर्म को। अब आपको ध्यान रखना है कि जो लेटेस्ट 1960 के दशक में जो थ्योरी दी गई थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, एंड माउंटेन, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से जो है माउंटेन का जो है हम लोग समझ पाएंगे माउंटेन कैसे बना। इसके पहले अगर माउंटेन बनने की प्रक्रिया प्लेट टेक्टोनिक पहले जो है कोबर महोदय और बहुत सारे ऐसे लोग जो दे चुके हैं, लेकिन प्लेट, पठार, प्लेन, इन सब का जो बनना है इसी थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो ये कुछ 3D वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं कि 250 मिलियन ईयर्स एगो पहले पृथ्वी हमारी कैसी थी। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, हाउ अर्थ विल बी टुक 250 मिलियन ईयर्स एगो, यानी ये वर्तमान कंडीशन है। अब धीरे धीरे समय बढ़ रहा है आगे, ये बता रहा है कि कैसे 250 मिलियन ईयर्स एगो पहले पृथ्वी थी। यहाँ से देखिए महाद्वीप मिल रहे हैं धीरे धीरे, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है समय के साथ एक महाद्वीप में हो जाएंगे, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाएगा। और ऐसी बात नहीं कि ये आज हम लोग, ये ऐसा पिछले अगर पीरियड में देखा जाए तो कई बार ऐसा हो चुका है। इधर देखिए मेडिटेरियन सी गायब हो गया है। अब धीरे धीरे 90 मिलियन ईयर से गो 96 मिलियन से, इधर देखिए कैरिबियन सी, इधर जो है क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है धीरे धीरे जाकर जो है। अब इधर अफ्रीका से जो है इधर होते हुए अंटार्कटिका का ड्रिफ्टिंग हो रहा है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे कैसे जो है 250 मिलियन ईयर से को ज़्यादा ज़्यादा पृथ्वी वर्तमान में आ गई थी। यही वेगनर महोदय ने अपनी थ्योरी में समझाया था। ये 98 मिलियन, ये 200, तो कुछ इस तरह जो है कंडीशन आ गई थी। 250 मिलियन ईयर्स एगो तक ये पूरी पृथ्वी जो है एक कॉन्टिनेंट में, जो कॉन्टिनेंट को हम एक साथ देखते हैं जिसे पेंजिया, वेगनर महोदय ने कहा। और इसके चारों तरफ जो समुद्र है इसे पैंथलासा के रूप में जाना जाता है। फिर ये लॉरेंसिया गोंडवाना में टूटा, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बना। तो ये कुछ कंडीशन थी। अब बात करेंगे अर्थ कैसे फॉर्म हुआ प्लेट पढ़ने के पहले। तो 5 बिलियन ईयर्स एगो जो है अर्थ कैसे बना। अर्थ जैसे बात करें तो हाइपोथेसिस है कि ये कि एक न्यूबला था, यानी पूरा डस्ट से भरा एक एरिया था, छोटे छोटे कण पाए जाते थे, पीसेस ऑफ डिब्रीज। समय के साथ इनका क्या होता है, कोलिजन होता है। तो कोलिजन और फ्रिक्शन के साथ एक बड़े हीट होते हैं, तो एक बड़े फॉर्म में ये आते हैं। पृथ्वी जो न्यू बॉर्न पृथ्वी थी ये एकदम आग का गोला थी, न्यू प्लैनेट, यंग अर्थ की बात की। अब ये समय के साथ देखिए कैसे बदलता है। फिर पृथ्वी का जो इंटीरियर बना फ्रिक्शन के कारण, जिसमें इसके कोर में देखेंगे तो और इसका कोर एवं सूर्य की तरह है। और इसके आगे देखिए बात करेंगे तो अब
क्या हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई तो पपड़ी जमना चालू हो गई। और जो पपड़ी यार जमी, तो अब बात करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स बनी अलग अलग, क्योंकि ये अलग अलग टाइम में जमी होंगी, जाहिर सी बात है। तो अलग अलग बड़ी बड़ी प्लेटें बन गई। टूटे जो है 17 जो है पीसेस में ये टूटी हुई पृथ्वी है प्लेट। अब हीट फ्रॉम अर्थ फॉर्मेशन, अब ये जो देख रहे हैं ये मेंटल से क्या हुआ, मैग्मा ऊपर आ रहा है। और ये जो प्लेट है कॉन्टिनेंट प्लेट, सपोज मान लीजिए ये फैलाव इनका हो रहा है। और ये फैलाव हो रहा है, अगर एक तरफ फैल रही तो कहीं ना कहीं जाके सबडक्शन हो रहा होगा, फिर एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्शन जोन हो रहा है। तो अगर एक प्लेट का जो है ये फैलाव कहीं ना कहीं जाके ये नीचे जो प्लेट होगी वो सबडक्ट होगी। तो जब दो प्लेटों का फैलाव होता है तो कोई ना कोई नया लैंडफॉर्म बनता है, यानी डाइवर्जन रिफ्ट। ये देखिए यहाँ स्पेस हुआ तो ये नया लैंडफॉर्म बन गया। फिर क्या हुआ, इसके बाद जो फैलाव का वैल्कॉनिक इरप्शन हुआ। फिर ये एक शेड्यूल मतलब क्रम में ये घटनाएं होती। अब जब दो महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं तो क्या होता है, दो महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं जो ज़्यादा स्पीड से आती है, तो उनके टकराने से क्या होता, फोल्ड बन जाते हैं। इन सबको हम विस्तार पूर्वक देखिए, दो कॉन्टिनेंट टकराया, यूरेशियन और इंडियन, क्या हुआ, हिमालय बन गया कन्वर्ज होने से। अब वहीं हुआ डाइवर्ज होने से क्या हुआ, कई बार अर्थक्वेक आ जाता है, उसके बाद सुनामी आ जाती है अर्थक्वेक के फलस्वरूप। अब ओशनिक प्लेट क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे। जैसे जैसे ओशनिक प्लेट जो है पिघलती जाती है, फिर वो ऊपर आकर इरप्शन होता है ज्वालामुखी का। तो ये कुछ घटना है। अब समझते हैं अर्थ का जो पृथ्वी का मूवमेंट है वो कितने टाइप से होता है। इसको पहले समझ चुके, एक बार फिर समझ लो। यानी पृथ्वी का जो पृथ्वी पर लगने वाला जो बल है या मूवमेंट है वो कितने टाइप्स होता है। एक होती है पृथ्वी की अंतर क्रिया द्वारा लगाया गया फोर्स, एक होता है बाहर प्रक्रिया द्वारा लगाया गया फोर्स। तो आंतरिक प्रक्रिया द्वारा कुछ होता है जो धीरे धीरे होता है, और कुछ होता है जो एकाएक होता है। अब एकाएक मूवमेंट जो होता है पृथ्वी पर, पृथ्वी की जो एंडोजेनिक प्रोसेस के द्वारा होता है, वो भूकंप के कारण होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है। और जो डायस्ट्रोफिज्म मतलब होता है कोई भी प्रक्रिया जो धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर हो रही है, इसे डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं सिंपल वर्ड में। अब डायस्ट्रोफिज्म में यानी धीरे धीरे प्रक्रिया जो हो रही है, एक तो महाद्वीप का बनना धीरे धीरे हो रहा है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए ये एक महाद्वीप बन रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पर्वत निर्माण संरचना बन रही है, यानी पर्वतों का बनना है। वो एकाएक समय तो पर्वत बन नहीं गए, उनको बनने में बहुत टाइम लगा। तो पर्वत बनने में क्या होता है, कई टाइप की जो है क्या होता है, कंप्रेशन होता है। पहले टेंशन होगा, तनाव होगा, फिर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन दबाव पड़ने से जो है माउंटेन बनते हैं। अब कॉन्टिनेंट बनने का, कोई कॉन्टिनेंट बनने का मूवमेंट होगा, अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, सबडक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ पानी जम जाएगा, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, तो इसे डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं। सडन मूवमेंट में देख लिया। फिर एक्सोजेनिक प्रोसेस को हम लोग देख नहीं रहे, इसको एक्सोजेनिक प्रोसेस को हम लोग आगे देखेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, 1912 में दिया था अल्फ्रेड महोदय ने। और एक बात, एक फैक्ट और ध्यान रखना है, कोल की बात करेंगे, कोयला की बात करेंगे, तो ये केवल जो है, केवल कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल रीजन में, सॉरी ट्रॉपिकल वेजिटेशन, यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु दशा जहाँ होगी, उष्णकटिबंधीय जलवायु दशा होगी, कोल वहां मिलेगा। अब आप कहेंगे कोल तो अलास्का में भी मिलता है, अब कहेंगे कोल जो है अलास्का में भी मिलता है, उसके अलावा रसिया में भी मिलता है, ठीक है। कहेंगे कनाडा में भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, अर्जेंटीना में मिलता है। यही तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही तो प्रूफ करना चाहती है। वेगनर महोदय ने यही बताया 1912 में, जो उन्होंने थ्योरी दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो अपने एविडेंस के रूप में उन्होंने जीवाश्म ईंधन का, जो जीवाश्म का साक्ष्य दिया था, उसमें कहीं ना कहीं ये भी उन्होंने बताया कि जो है कि कोल डिपॉजिट जो है अलास्का में और
यहाँ इंडिया में पाए जाते हैं। हिम का डिपॉजिट उन्होंने उड़ीसा के तलचट क्षेत्र में बताया। और उन्होंने जीव की बात की कि जो आर्कटिक मिलने चाहिए वो अफ्रीका में भी पाए गए। तो उन्होंने इसी आधार पर अपना एविडेंस दिया कि कोल जो है केवल कहाँ मिलता है, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय जलवायु दशा में मिलता है। तो जब उष्णकटिबंधीय जलवायु दशा में और फ्रेश वाटर जहाँ होता है उसमें क्या होता है, जीवाश्म को जब दबने से कोल बनता है। तो उन्होंने एविडेंस के रूप में बताया कि जब अलास्का में उष्णकटिबंधीय जलवायु दशा है नहीं, रसिया में है नहीं, तो कोल डिपॉजिट वहां कैसे मिल सकता है। एक्चुअली क्या था कि वेगनर एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने बताया कि जो है इसी कारण जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुई है। अब अगर बात करें सॉरी अब अगर बात करें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, तो थ्योरी हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेट की। प्लेट क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी को हम लोग प्लेट जो होता है वो लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल जो होता है उसे हम लोग प्लेट कहते हैं, स्थल मंडल। और इसके नीचे क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर, जहां पे कन्वेक्शन करंट चल रही है और प्लेट का मूवमेंट हो रहा है या जलीय उस पर जो है। और कन्वेक्शन करंट के कारण ही क्या होता है, प्लेट का मूवमेंट होता है। कन्वेक्शनल करंट यानी संवहन धारा, संवहन तरंग के कारण क्या प्लेट का मूवमेंट होता है। अब ये है एस्थेनोस्फीयर। अब इसके ऊपर क्या है, अपर मेंटल, अपर मेंटल। इसके ऊपर क्या है, क्रस्ट। और इसको मिलाकर क्या हुआ, प्लेट। तो ये प्लेट हुआ। अब बात करेंगे प्लेट मूवमेंट की। प्लेट मूवमेंट की, प्लेट मूवमेंट और उसके कारण आने वाले इफेक्ट की। यही जो मैंने क्लास पढ़ाई है यही आपको 2-2 3-3 घंटे में समझाएंगे, लेकिन मैं अलग अलग समझा दे रहा हूँ। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। यानी प्लेट के मूवमेंट के कारण क्या इफेक्ट करता है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जेंट सॉरी प्लेट की। दूसरा देखेंगे डाइवर्जन, डाइवर्जेंस प्लेट की। तीसरा देखेंगे ट्रांसफॉर्म प्लेट की। कन्वर्जन मतलब अगर बात करेंगे तो दो प्लेट जो है एक दूसरे की तरफ जो है आती हैं, यानी मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव प्लेट कहते हैं। यानी इन दो प्लेटों को मिलने से कुछ तोड़ फोड़ जरूर होगी। जब दो प्लेटें मिलेंगी एक दूसरे की तरफ आएंगी कुछ तोड़ फोड़ जरूर होगी। तो इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बॉन्ड प्लेट कहते हैं। और वहीं डाइवर्जन यानी एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है। तो इन प्लेटों को दूर जाने से क्या होता है, कुछ तो बनता नहीं, कुछ टूटता नहीं, सॉरी कुछ टूटता नहीं। तो इसे डिस्ट्रक्टिव ना कहकर कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। और कंस्ट्रक्टिव इसलिए क्योंकि अगर ये दो प्लेट दूर जाएंगी तो जब दो सी फ्लोर स्प्रेडिंग डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री का ही नाम है। तो जब ये जगह खाली होगी इस जगह को भरने के लिए मैग्मा ऊपर आएगा। मैग्मा ऊपर आएगा तो फिर अपने लावा को यहाँ प्रसारित करेगा समुद्र में। तो यहाँ से कुछ नया क्रस्ट निर्माण हो जाएगा, जिसे ओसनिक क्रस्ट के रूप में या फिर बसाल्टिक प्लेट के रूप में या फिर बसाल्ट चट्टान के रूप में देखेंगे। तो यह कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है यानी बन रहा है। और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होता है ये एक दूसरे के पैरेलल निकल जाएंगी, ना तो दूर जाती हैं ना तो पास आती, हाँ लेकिन इसमें घर्षण हो सकता है। तो इसके कारण यहाँ पर भूकंप जनित प्रक्रिया होती है।
और बात करें जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होता है उसमें क्या होता है, इससे रिफ्ट वैली भी बनती है, क्योंकि रिफ्ट वैली बनती हैं अर्थ के क्विक जो है ट्रांसफर एक दूसरे के दूर जाने से। अब डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री की बात करेंगे, उससे क्या क्या इफेक्ट आता है। अभी हम लोग सिंपल वे में प्लेट को समझ रहे हैं, डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री से क्या आता है, उससे ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। अभी हमने बताया जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाएगी तो क्या होगा, उस जगह को भरने के लिए ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, मिड ओशनिक रिज बनते हैं। मिड ओशनिक रिज जैसे अटलांटिक रिज है और इंडियन ओशन में आपको रिज बन जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर भूकंप आएगा। और एक बार ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री से भी भूकंप आता है, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री से भी भूकंप आता है, बस तीव्रता में अंतर होगा। इसके अलावा बात करें, अब हम बात कर लेते हैं, पहले हम लोगों ने देख लिया सिंपल वे में, अब बात करें प्लेट टेक्टोनिक्स। यही इन्होंने बताया है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है इसे क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक या स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। और बहुत ज़्यादा क्या एक शेप में नहीं हुआ, बहुत इरेगुलर शेप में उबड़ खाबड़ स्लैब होते हैं उसके। और प्लेट दो टाइप के होते हैं, एक तो महाद्वीपीय प्लेट, दूसरा ओसनिक प्लेट भी होता है। अभी हमने बताया कि क्रस्ट और टॉप ऑफ मेंटल मिलाकर क्या बनता है, लिथोस्फीयर बनता है। और थिकनेस इसकी जो है वेरी करती है, 5 से 100 किलोमीटर तक हो सकती है। जबकि ये ओसनिक पार्ट की बात करें 500 100 किलोमीटर तक, वहीं अगर कॉन्टिनेंट की बात करेंगे 200 किलोमीटर तक हो सकता है। और इसके अलावा टेक्टोनिक प्लेट का जो कॉन्सेप्ट था वो 1967 में दिया गया था। और टेक्टोनिक प्लेट जो है वो जो महाद्वीपीय प्लेट है और ओसनिक प्लेट है वो डिपेंड करता है उसके ओरिजिन पर, कौन सी प्लेट जो है बड़ी है। अगर देखा जाए पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट को, वो एक क्या है, पूरी की पूरी क्या है, महासागरीय प्लेट है। और यूरेशियन प्लेट जो है वो पूरा का पूरा महाद्वीपीय प्लेट है। ये फैक्ट आपको ध्यान रख सॉरी ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। प्रशांत महासागर पूरा का पूरा क्या है, ओसनिक प्लेट है, यानी महासागरीय। यूरेशियन प्लेट क्या है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इसी का हिंदी ट्रांसलेशन आप दिया है, आप देख सकते हैं। अब प्लेट बाउंड्री की बात करेंगे तो प्लेट बाउंड्री वो जगह है जहां पर दो या दो से अधिक प्लेट जो है एक दूसरे से, जैसे अगर ये मान लीजिए एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, अब ये दो प्लेट जो है एक दूसरे से जो है दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं, उनके बीच जो मार्जिन वाला एरिया है उसे प्लेट बाउंड्री कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक को जो डिस्क्राइब करते हैं, हम देखते हैं उसे प्लेट बाउंड्री, प्लेट जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन और उसके मोशन से समझ सकते हैं। टेक्निकली जो है इसे प्लेट कहते हैं, जो स्थल मंडल का रिजिड यानी ठोस वाला पार्ट होता है। और टेक्टोन जो होता है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डर्स। अब आगे बात करें तो ये हिंदी ट्रांसलेशन है इसका जो अभी हमने पढ़ा है। अब कुछ मेजर और माइनर प्लेट की बात करेंगे तो यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इसके अलावा अफ्रीकन प्लेट, तो अंटार्कटिक प्लेट, ये कुछ मेजर प्लेट हैं। अब मेजर प्लेट में काउंट करना चाहें तो यूरेशियन प्लेट 1, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट 2, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट 3, साउथ अमेरिकन प्लेट 4, पैसिफिक प्लेट 5, अफ्रीकन प्लेट 6, अंटार्कटिक प्लेट 7। कुल मिलाकर 7 जो है बड़ी प्लेटें हैं, उसके अलावा जो है माइनर प्लेटें हैं। माइनर प्लेटें जैसे अरेबियन प्लेट हो गया, कैरेबियन प्लेट हो गया, कोकस प्लेट हो गया, स्कोथिया प्लेट हो गया, ये माइनर प्लेट के उदाहरण। इसको अभी मैप में हम लोग आगे देखेंगे।
प्लेट्स की बात करें तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर जो है मूवमेंट हो रहा है। अब हम लोगों ने बात कर ही लिया कि प्लेट दो टाइप के होते हैं, कॉन्टिनेंटल ओशियनिक लैंडमास के। और सबडक्शन की बात करें यानी छेपड़ की बात करें तो जो ओशनिक प्लेट होती है उसके छेपड़ से क्या होता है, यानी अगर बात करें ये महाद्वीप है, ये महाद्वीपी प्लेट है, ये क्या है ओशनिक प्लेट है, ये क्या होती है हैवी होती है। और महाद्वीपी प्लेट क्या होता है, इसकी इसकी अपेक्षा कम डेंसिटी होती है। तो जाहिर सी बात है जो हल्की है वो क्या होगा, अधिक भारी प्लेट के नीचे छेपड़ हो जाएगा। तो छेपड़ से जब ये महासागरीय प्लेट नीचे जाती रहती है, एक समय ऐसा आता है कि इतना टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ पर मैग्मा जो है उद्गित हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, दरारों के सहारे यहाँ पर आकर मैग्मा का प्रवाह होने लगता है लावा के रूप में। ठीक है, अंदर मैग्मा कहेंगे, ऊपर आ जाकर लावा कहेंगे। तो यही बता रहा है सबडक्शन जो होता है, सबडक्शन जोन हमेशा कहाँ बनेगा, महासागरीय प्लेट बनेगा जो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट हुआ है। तो वहीं पे क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, उसी कारण क्या होता है अर्थक्वेक आने लगता है। यही बता रहा है सबडक्शन जोन, वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, वेलकॉनिक जो है एक्टिविटी होती है, ट्रेंचेस का निर्माण होता है उसके एडजस्ट होने में। प्लेट मार्जिन की बात करें तो प्लेट मार्जिन एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत सारे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे ज्वालामुखी प्रक्रिया, फोल्ड माउंटेन होता है, आइलैंड आर्क बनते हैं यानी छोटे छोटे आइलैंड का समूह बनता है, डीप सी ट्रेंचेस बनते हैं। अब जैसे हम लोगों ने पहले ही देख चुका कि मेनली जो है 3 प्लेट बाउंड्री होती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। इसके इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है वो डिस्ट्रक्टिव, यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के कारण कुछ न कुछ क्या होता है, विनाशी होता है, विनाशात्मक प्लेट कहते हैं। डाइवर्जेंट को क्या कहते हैं, विनाशात्मक प्लेट कहते हैं। यानी जब दो प्लेट पास आएगा तो कुछ न कुछ बिगड़ेगा ही, भूकंप तो आएगा ही, बहुत तेज भूकंप आता है। अब जब दो प्लेट क्या होगा, दूर जाएंगी एक दूसरे से, तो इसके बीच में जो जगह भरती उसको भरने के लिए ओसनिक प्लेट से, जो सबडक्शन जोन से क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार और लावा के रूप में क्या होता है, क्रस्ट निर्माण। तो इसे क्या कहते हैं, इससे कोई ना कोई नया 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 क्रस्ट बन ही रहा है, इसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक प्लेट बाउंड्री। अब विनाशात्मक प्लेट बाउंड्री या कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री के अगर इफेक्ट की बात करते हैं, भूकंप वगैरह आते हैं, ये तो पता ही है, भूकंप के फलस्वरूप सुनामी भी आते हैं, ये भी पता है। अब बात करेंगे कन्वर्जन या कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री की, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव। अगर वहीं कंस्ट्रक्टिव यानी संरचनात्मक प्लेट बाउंड्री की बात करें तो उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जन, यानी एक दूसरे से दूर जाने वाली प्लेट के बारे में बात करें, उसका प्रभाव जो होता है उसकी वजह से जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया तो होती ही है, ये नया रिज बन रहा है तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के स्वरूप बन रहा है। ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप क्या होता है, महासागर में क्या बनता है, मिड ओशनिक रिज बनते हैं। मिड ओशनिक रिज कैसा होता है, ये ऐसे एस आकार का रिज बना है अटलांटिक महासागर में, जिससे क्या होता है, इस जगह जो है महासागर गहराई कम हो जाती है, एक नया स्थल कह सकते हैं बन रहा है। इसके अलावा भूकंप आते हैं। और वहीं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की बात करें तो एक दूसरे के पैरेलल निकल जाते हैं, इससे क्या होता है, यहाँ से रिफ्ट वैली का निर्माण होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री से। इसके अलावा भूकंप भी आते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम प्लेट के बारे में समझ लेते हैं। अब डिटेल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कन्वर्जन, इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले बात करें तो इसके सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, यानी क्या होता है, दो प्लेट एक दूसरे के
पास आ रही। तो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में कौन कौन सी प्लेट होती है, कन्वर्ज होती हैं, सबसे पहले इसको देख लें। ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जब मैं ज्योग्राफी की नई नई क्लास करता था तो उसमें क्या होता था कि उसमें मुझे खुद कन्फ्यूजन। तो कन्वर्ज किसका किसका हो सकता है, उसमें ओशनिक यानी महासागरी और महाद्वीपी यानी कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हो सकता है। दूसरा, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हो सकता है। अब महासागरी और महाद्वीपी प्लेट का कन्वर्जेंस होगा तो उसके फलस्वरूप क्या क्या हो सकता है। ये हो गया, सपोज ये हो गया महाद्वीपी प्लेट, सपोज करने के लिए बोल रहे हैं। अब ये हो गया महासागरी प्लेट और जिसका ये क्या है, सबडक्शन जोन। ठीक, अब ये सबडक्शन हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, पृथ्वी के अंदर क्या प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब ध्यान रखना, महासागरी प्लेट हमेशा हैवी होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट की अपेक्षा, डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा होती है। तो बढ़ते बढ़ते एक जोन ऐसा आएगा, सबडक्शन जोन कहते हैं, सबडक्शन एरिया पूरा ये जो सबडक्शन जोन आएगा, जहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ये चट्टानें टूटने लगेंगी। फिर यहाँ प्रेशर इतना हो जाएगा कि यहाँ रेडियो एक्टिव प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ कन्वेक्शन जो है, करंट की उत्पत्ति होगी और जिसके फलस्वरूप क्या होगा, प्लेट एक दूसरे के पास आती है। इसको हम और डिटेल में सी फ्लोर स्प्रेडिंग के पहले पढ़ेंगे, कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, धीरे धीरे महाद्वीपीय क्रस्ट में दरार के फलस्वरूप मैग्मा का प्रवाह होगा। तो ये मैग्मा का प्रवाह होता है। अब इसके इफेक्ट की बात करें तो क्या क्या होता है, तो सबसे पहले इसके फलस्वरूप जो है फोल्ड माउंटेन बनते हैं। ठीक है, और वो फोल्ड माउंटेन कैसे होते हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो बने हुए पर्वत होते हैं उसे भी फोल्ड माउंटेन की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा क्या होता है, भूकंप आता है। तीसरा क्या होगा, ट्रेंच बनेंगे। ट्रेंच कहाँ बनेंगे, महासागर में। चौथा क्या होगा, बहुत बड़ी मात्रा में यानी बहुत विकराल रूप में क्या होगा, ज्वालामुखी विस्फोटक प्रक्रिया हो। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, यानी कॉन्टिनेंट, महाद्वीपी अगर प्लेट टकराएंगी, कन्वर्ज होंगी तो उनके फलस्वरूप क्या होगा। सपोज ये महाद्वीपी प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है, ये देखिए एक सीरीज में बना है, ये है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। अब यहीं बात करेंगे इंडियन प्लेट की। अब आप कहेंगे इसको तो सबडक्शन जोन क्यों नहीं बना, सबडक्शन जोन नहीं बने क्योंकि हमने बताया ना, एक कारण ये भी है कि दोनों प्लेटें हल्की हैं और ये टकरा कर एक दूसरे से क्या फ्रिक्शन हो रहा है, इसी कारण यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं हो रही हिमालय में, इसीलिए ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं हो रही है। दोनों प्लेटें क्या है, महाद्वीपी हैं, और दूसरी महाद्वीपी होने के साथ साथ क्या है, ये हल्की हैं। तो दोनों प्लेटें जब टकराती हैं तो ये फ्रिक्शन हो रहा है, ना एक दूसरे के ऊपर जा पा रही हैं कुछ प्लेट जब ये दबाव की वजह से जब ये हल्का फुल्का ये इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट की तरफ जाती है तो यहाँ पर जो फिसलन होता है उसके कारण यहाँ भूकंप जनित प्रक्रिया होती है, जो नेपाल जैसे उत्तराखंड और हिमाचल हिली एरिया जो है वहाँ पर क्या होता है, भूकंप का कारण बनता है। तो एक बात ये समझ में आ गया। अब बात करेंगे, एक तो ये बात समझ में आ गई आपको, भूकंप ज्वालामुखी प्रक्रिया क्यों नहीं होती हिमालयन रीजन में। तो ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं हम लोग। अब हम इसमें देखते हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन से सबसे पहले समझ लेते हैं। ये हो गया यूरेशियन प्लेट। अब बात करेंगे इंडियन प्लेट की। देखा, हम थोड़ा झुकी हुई दिखा रहे हैं इंडियन प्लेट को इसकी तरफ यूरेशियन प्लेट के अंदर, लेकिन ये नहीं कह रहे वो सब डक्ट हो चुकी है।
ठीक है, ये इंडियन प्लेट है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ दोनों के बीच क्या है, ग्रेट प्लेन है। ग्रेट प्लेन इसलिए बना है, यहाँ पर रिवर डिपोजिशन की वजह से, यानी अपना जो अपर्दन और उसके फलस्वरूप नदियों के प्रवाह के फलस्वरूप क्या यहाँ के बीच में क्या बना, ग्रेट प्लेन बना है। ये हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक हिमालय, सॉरी मिडिल हिमालय, ये शिवालिक हिमालय ग्रेट प्लेन्स है, ये ध्यान रखना। अब इंडियन प्लेट की कंडीशन की बात करें तो इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी भी डेंसिटी इसकी अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए क्या और सबडक्शन हो नहीं पा रहा है। और डेंसिटी ज़्यादा होने का कारण हम क्यों कह रहे हैं इंडियन प्लेट जो है डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो अधिकतर पार्ट है, इसका मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो किससे बना है, मोस्ट ऑफ मेड ऑफ किससे बना, ओसनिक क्रस्ट से। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे। अभी आप ये ध्यान रखेंगे, यूरेशियन प्लेट की अपेक्षा इंडियन प्लेट डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन सबडक्शन नहीं हुआ है, क्षेपण नहीं हो रहा है, इसलिए ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसी कारण जो है जब ये दो प्लेटें टकराती हैं, तो अभी देखा हमने कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट जब टकराती हैं तो जब ये स्पीड से टकराती हैं, इंडियन प्लेट गई इधर से, यूरेशियन प्लेट है स्पीड से टकराई, तो सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले ये बना ट्रांस हिमालय, उसके बाद फिर ग्रेट हिमालय, फिर ये सब जो है क्या है, हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट क्या है, फोल्ड माउंटेन है इन द वर्ल्ड, फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन है। तो धीरे क्रम में बना, सबसे नवीन क्या है, शिवालिक हिमालय, उससे भी नवीन क्या है, ग्रेट प्लेन्स। इसके अलावा यहाँ पर कोई वैल्कॉनिक एक्टिविटी नहीं होती है, और लेकिन यहाँ पर पावरफुल अर्थक्वेक आती है फ्रिक्शन के कारण। तो हमने समझ लिया कि प्लेट का मूवमेंट, अगर कन्वर्जन की बात करें, यानी कन्वर्ज हो रही प्लेट एक दूसरे के समीप, तो कौन कौन सी प्लेट कन्वर्ज हो सकती है, ओशनिक, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। अब अगर बात करें, अब तीसरा भी होता है, सॉरी एक सेकंड मैं आपको कर, ओशनिक हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, दूसरा हो गया ओशनिक, सॉरी कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट हो गया, तीसरा क्या होगा, ओशनिक। ओशनिक का कन्वर्जन भी हो सकता है। अब इस तीसरी कंडीशन की अगर बात करें, तो अगर जापान और फिलीपींस की बात करें, दो ओशनिक प्लेट है, पैसिफिक जो महासागर है पूरा का पूरा ओशनिक प्लेट है। अगर ओशनिक ओशनिक प्लेट का कन्वर्जन हो रहा है, ओशनिक ओशनिक प्लेट का कन्वर्जन हो रहा है, तो क्या बन जाता है, इसके इफेक्ट की बात करें तो थोड़ा सा फिगर बंद के लिए, ओशनिक ओशनिक प्लेट का कन्वर्जन हो रहा है, ये सपोज पूरा का पूरा क्या है, ओशियन, यहाँ पे सी माउंट वगैरह बने, तो जापान और फिलीपींस, फिलीपींस, इंडोनेशिया और कैरेबियन आइलैंड, ये जो हैं इनके ओशनिक ओशनिक प्लेट के कोलिजन से क्या बनता है, आइलैंड आर्क बन सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिस्टोन्स कहते हैं, या पावरफुल ट्रेंच बन सकते हैं, पावरफुल ट्रेंचेस बन सकते हैं। तो इसके इफेक्ट की बात हम लोगों ने कर ली। अब ये कुछ प्लेट हैं जिसमें हम लोगों ने मार्जिनल यानी बड़ी प्लेटों की बात की थी, तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, इसके अलावा बात करें अफ्रीकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट ऐसी प्लेट है जो पूरी की पूरी क्या है, ओशनिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट पूरी की पूरी क्या है, कॉन्टिनेंट प्लेट है, सॉरी फिलीपींस प्लेट जो है माइनर प्लेट है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, तो ये जो है मेजर प्लेट है 7 प्लेट, बाकी माइनर प्लेट है। वर्ड में बात करें ओशनिक और सी की बात करेंगे तो ये कुछ सी हैं
जो एक लंबी प्रक्रिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्लेट बनने के फलस्वरूप ये मेटेरियल सी, यही सी है जिसे हम लोग किससे पैंथलासा के रूप में, और इधर इंडिया में आएंगे तो इसका कुछ अंश पाया जाएगा यहाँ ऊपर, इसे टेथिस सी के रूप में जानते हैं। तो क्रम देखिए, जो पैंथलासा था उसके बाद टेथिस सी बना, अटलांटिक सी बना, अटलांटिक सी बनने के बाद क्या बना, इंडियन ओशियन बना, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन वाला एरिया जो है इसे पैंथलासा के रूप में जाना जाता है। और टेथिस सी जो टेथिस सी आके यहाँ मेटेरियल सी और पेंगोंग लेक में आ गया। अभी हम लोग डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री के बारे में पढ़ लिए हैं, जो दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। जैसे अफ्रीकन प्लेट है वो साउथ अमेरिकन प्लेट से दूर गई, वहाँ पर डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री बनी, उसे कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। यानी ये अफ्रीकन प्लेट है और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, या कंस्ट्रक्टिव प्लेट यहाँ पर यस आकार का जो बना है, मिड ओशनिक रिज बना है, तो इसे कहा जाता है। इसके इफेक्ट की बात कर लें, इसे क्या बनता है, नैरो ओशियन बन जाते हैं छोटे छोटे, और यंग डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है। और इसके अलावा एक बहुत बड़े महासागर भी बन सकता है, और उसके अलावा जो बड़ा महासागर होता है वो ओल्ड ओशनिक यानी पुराने महासागर का इंडिकेशन हो, यंग डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है। इसके अलावा बात करें ओशियन रिजेज की, ओशियन रिज जो बनता है वो बाउंड्री बनाता है प्लेट्स के बीच। इफ फिशर किसे कहते हैं, फिशर कब बनता है, जब ओशनिक या लिथोस्फेरिक जो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं ओशनिक प्लेट बाउंड्री से। और गैप कैसे बनता है, जो गैप फिल्ड होता है मैग्मा के द्वारा, एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा निकलता है, उसको गैप फील्ड होता है, और मैग्मा वही कूल होकर क्या बोलता है, न्यू ओशनिक क्रस्ट बना लेता है। इसी क्रस्ट को, जो नया क्रस्ट बनता है, उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं। इसके अलावा ये हिंदी रूपांतरण आप लोग देख लीजिएगा। अब इफेक्ट क्या होता है उसको हमने देख लिया है कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो उसे क्या हुआ, उसे मैग्मा निकल रहा है ओशनिक क्रस्ट से, नया रिज बन रहा है, मिड अटलांटिक ओशियन रिज बनता है, सबमरीन माउंटेन रिज बनता है, जैसे अटलांटिक ओशियन की तरह अटलांटिक ओशियन में बना है। उसके अलावा आइसलैंड बनता है, आर्क बनता है, तो यस शेप्ड में है। ये ध्यान रखना है कि जो मिड अटलांटिक ओशनिक रिज है वो किस शेप में है, यस शेप में। इसके अलावा बात करेंगे जो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री है, तो आइसलैंड की बात करेंगे तो जैसे एशियन सेंट हेलेना है, ट्रिस्टेंट है, चूना, बहुत सारे हैं वो बनते हैं। सेकेंडली क्या बनता है, रिफ्ट वैली बनता है, टू प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं यानी डाइवर्जेंट होते हैं। अब बात करें अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीका में एक एग्जाम्पल है इसका। अब सेकंड बात करेंगे डाइवर्ज के कारण, क्या हमने बताया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी होता है, रिफ्ट वैली बनती है। अब इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ही लिया है तो क्लास को बड़ा करने से कोई फायदा नहीं। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग के पहले हम लोग पढ़ेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कुछ नहीं, जब मैग्मा ऊपर आता है और डाइवर्ज जो बाउंड्री रहती है एक दूसरे से दूर जो जाती रहती है, उसको फिल करने के लिए जो मैग्मा आता है, तो क्या होता है, वो सी फ्लोर समुद्री सतह फैलती रहती है। जब एक जगह से समुद्री सतह फैल रही है दूसरी जगह जाकर के वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है। यानी अगर दो प्लेट का यहाँ पर फैलाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये इधर वाली प्लेट जाकर किसी दूसरी प्लेट के सबमर्ज भी हो रही होगी। इसको हम और विस्तार से कन्वेक्शन करंट थ्योरी में पढ़ेंगे। ईस्ट पैसिफिक राइज की बात करेंगे तो मेजर सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलता है। इसके अलावा डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात करेंगे, कहाँ कहाँ मिलेगा, डाइवर्ज कहाँ हुआ, पैसिफिक प्लेट और कोकस प्लेट जो वेस्ट सेंट्रल अमेरिका है वहाँ हुआ है, नज़का प्लेट जो वेस्ट साउथ अमेरिका वहाँ हुआ, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और अंटार्कटिका सॉरी अंटार्कटिक प्लेट में क्या हुआ है, डाइवर्ज हुआ है। रिफ्ट वैली की बात करेंगे तो रिफ्ट वैली एक लो लैंड रीजन होता है। रिफ्ट वैली क्या होता है, एक लो लैंड रीजन होता है जो पृथ्वी के जो टेक्टोनिक प्लेट के एक दूसरे से दूर जाने के फलस्वरूप बना है। और ये लैंड यानी जमीन पर और ओशनिक सतह पर दोनों में पाई जाती है। ओशनिक सतह पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण बनती है और ये लैंड पर जो है
टेक्टोनिक प्लेट के कारण बनती है, यानी ट्रेंच बनता है। रिफ्ट वैली जो है डिफर करता है, यानी विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न हो सकता है। रिबल वैली में भी होता है, ग्लेशियल वैली के रूप में भी हो सकता है, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा बनता है। रिफ्ट वैली हमेशा कैसे कब बनेगी? रिफ्ट वैली कभी भी अपरदन के कारण रिफ्ट वैली नहीं बनती, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण हमेशा बनेगा। ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम की बात करें, जिसका विस्तार की बात करें, तो मिडिल ईस्ट मोजम्बिक से, जो दक्षिण में मोजम्बिक चैनल है वहाँ तक जो है फैला हुआ है। मिडिल ईस्ट नॉर्थ में से साउथ में मोजम्बिक चैनल तक फैला हुआ है। और जो अभी भी एक्टिव एरिया यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है, उसके कारण रिफ्ट वैली बन रही। भविष्य में हो सकता है कि नया कॉन्टिनेंट वो अलग हो जाए। ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया अलग होगा। जैसे ये मेडागास्कर अलग हुआ है, ये भी डाइवर्स के कारण हुआ है। और फीचर्स की बात करें, वहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, हॉट स्प्रिंग निकलेगा, गीजर निकलेगा, और लगातार क्या होता है, फ्रीक्वेंट जो है अर्थक्वेक आते रहते हैं। अब ये एक डाइवर्जन का एक और डाइवर्जन मार्जिन की बात करें तो एक और फिगर है, जिसमें क्या हो रहा है, ओशनिक क्रस्ट क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सबडक्शन हो रहा है महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर रिलीज कब होगा? जब ये टुकड़ों में हो जाएंगे, यहाँ पर मैग्मा का प्रवाह हो जाएगा, कन्वेक्शन करंट हो जाएगा और सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। तब फिर क्या होगा, इसको परत तोड़ते हुए महाद्वीपी ये आके यहाँ पर जो है जमा होना, मैग्मा के रूप में, लावा के रूप में ऊपर सतह पे आकर जमा होना चालू हो जाएगा। अब बात करें कि आपको पता है अटलांटिक ओशियन जो है, जिसकी चौड़ाई की बात करें तो 1 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो है चौड़ी होती जा रही है। ये जो हम लोग बात कर रहे थे, ये आप अगर ज्वालामुखी प्रकार की बात करेंगे तो अब कंपोजिट्स या स्ट्रेडो ज्वालामुखी, और ये देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो हो रहा है। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करें ना, महासागरीय प्लेट का फैलाव हो रहा है, यहाँ पर नया मैग्मा आके बन रहा है और ऊपर आके क्या हो रहा है, ठंडा होके क्या बना दे रहा है, रिज बना दे रहा है। तो फिर एक नया यहाँ पर संरचना बन जा रहा है, जिसे ही हम लोग क्या कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री कहते थे। दो प्लेटों के बीच क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग या सी फ्लोर वोल्केनिज्म कहते हैं। अब ये कन्वेक्शन करंट क्या होता है, ये पीला वाला देख रहे हैं यहाँ, कन्वेक्शन करंट, ये मैग्मा है, यहाँ से ये कन्वेक्शन करंट उठती है, फिर ये सर्कुलेशन में चलती रहती है, ये इधर से इधर चलती है। अब हमने बताया ना कि अगर किसी भी महाद्वीप का जैसे ये देख रहे हैं, अभी रुकिए इसको जूम ना करके, जैसे किसी भी महाद्वीप का अगर फैलाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं जाके सबडक्शन हो रहा होगा। तो ये महासागरीय प्लेट का फैलाव हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, इधर आकर महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, तो फिर इसका सबडक्शन हो रहा है। फिर महासागरीय प्लेट का क्या हो रहा है, इधर सबडक्शन होने का क्या हो रहा है, यहाँ गर्म गलित पदार्थ प्रेशर बढ़ने से क्या हो रहा है, टुकड़ों में टूट कर क्या हो रहा है, ये ऊपर आकर मैग्मा का रूप में, ये लावा का रूप में ऊपर हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यंग प्लेट बाउंड्री का निर्माण हो रहा है। कन्वे ये क्या कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन का निर्माण हो रहा है। ये क्या हुआ, ट्रेंच का निर्माण, यह ट्रेंच कहते हैं, जिसे कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री के नाम से भी जाना जाता है। यह ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कैसी होती है, ये पैरेलल जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट अगर देखा जाए तो इधर इसके पैरेलल जा रही है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री का निर्माण हो रहा है, एक दूसरे से प्लेट टकरा रही है, ये एक दूसरे से प्लेट टकरा रही है, तो कन्वर्जन हो रहा है, यानी डाइवर्जन हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, कन्वर्जन, यानी अगर एक जगह, ये बात ध्यान में रखने वाली, अगर एक जगह क्या हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है, तो दूसरी जगह सेम प्रक्रिया में, सेम समय में ऐसा हो सकता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के पास भी आ रही है। ये ट्रेंचेज क्या रहे हैं, ये ट्रेंच। तो ये बात ध्यान रहे, ये मेंटल प्लूम है जहाँ से मैग्मा, ये हॉटस्पॉट, मेंटल प्लूम को हॉटस्पॉट भी जहाँ से मैग्मा का उद्गार होता है। और सील्ड वैल्कॉनिक, इसको जब ज्वालामुखी प्रकार पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये होगा कॉन्टिनेंटल रिफ्ट
सबसे पहले ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली क्या था, ये एक दूसरे से जुड़ जा रही है, क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये स्थिति बनी होगी अगर हम लोग पहले की बात करें। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वैली का विस्तार होता चला गया, यहाँ पर पानी बढ़ता चला गया, यहाँ पर पानी बढ़ता चला गया। फिर ये क्या हुआ, ये तो नवीन सी था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर एक महासागर का रूप ले लिया। तो यहाँ पर मिड ओशनिक रिज, क्योंकि जब ये फैलाव हो रहा है तो यहाँ पर कोई नई संरचना के बनेगी, फिर यहाँ पर ये मिड ओशनिक रिज आकर बने गई। फिर ये ऊपर क्या हुआ, नया ओल्ड सी बन गया, इसे समुद्र के रूप में लगा। तो यहाँ पर सेडिमेंट आकर इसके जमा होते गए ज्वालामुखी के, तो ये एक नया रिज बनता गया। तो इसी प्रकार जो है नए क्रस्ट का निर्माण होगा। इसी प्रकार मिड ओशनिक रिज, पहले क्या होता है, यहाँ पर रिफ्ट वैली होती, फिर वही आकर मिड ओशनिक रिज में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा हो सकता है भविष्य में जो ग्रेट रिफ्ट वैली है वहाँ पर जो है मिड ओशनिक रिज आकर बन जाए। ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, आप उसको देख सकते हैं। ये है अटलांटिक ओशियन में मिड अटलांटिक रिज। ऐसे ही समुद्र में कई रिजेस हैं, जो हमने कहा था ना यस आकार में, ये कुछ यस आकार का रिज बना हुआ। और इसके अलावा बहुत छोटे छोटे इसमें आपको रिजेस मिलेंगे, तो उसको आगे हम लोग देखेंगे ओशनियोग्राफी में। ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जिसमें अफ्रीकन प्लेट ये देखेंगे, नोबियन प्लेट है, और अफ्रीकन प्लेट में सोमाली प्लेट है। तो ये पूरा यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर झीलें बन गई हैं। झीलें इसीलिए बनी हैं कि एक दूसरे प्लेट का जब ये फैलाव हो रहा है तो यहाँ पर जो भी वर्षा का जल और सब जल आके एकत्रित हो रहे हैं, तो ये भी एक छोटे सागर का रूप ले रहा है। तो इसके विस्तार की बात करेंगे तो यहाँ पर ईस्ट में, जो नॉर्थ में, ईस्ट एशिया से लेकर यहाँ पर मोजम्बिक तक है, और मोजम्बिक भी ऐसे अलग हुआ है। तो भविष्य में ये अलग हो सकता है पूरा ये एरिया, और यहाँ पर भी मिड ओशनिक रिज बन सकता है। बन सकता है क्या, धीरे धीरे बन ही रहा है। तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली स्ट्रेचेज क्या बता, 3000 किलोमीटर जो है इसका विस्तार है। ये गल्फ ऑफ अदन से, गल्फ ऑफ अदन से लेकर अगर जिम्बाब्वे की बात करें, 3000 किलोमीटर तक विस्तार है। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री की बात हमने कर ही ली। फिश ओशन ट्रेंचेस की बात करें, फिर उसको क्लास को लंबा करने से कोई है ही नहीं। उसके इफेक्ट की बात करी, जैसे बात करेंगे कन्वर्जन प्लेट के बाउंड्री, यानी जब दो प्लेट क्या होती है एक दूसरे के पास आ रही हैं तो क्या बन रहा है, मैरियाना ट्रेंच की बात करेंगे तो वो लगभग 25 से 40 किलोमीटर जो है लंबा और 69 किलोमीटर चौड़ा है। अब कन्वर्ज हो रही हैं तो उसमें बताया हमने कि कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री 3 कंडीशन होती है। क्या होती है, ओशनिक कॉन्टिनेंट हो सकता है, वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट हो सकता है, ओशनिक ओशनिक हो सकता है। ये 3 कंडीशन हो सकती है। इसके इफेक्ट की बात कर ली है, तो आप लोग पीपीटी में हम इसको आप उपलब्ध करवा देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। जैसे ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री की बात कर ली, कन्वर्जन प्लेट की। सब्डक्शन जोन क्या होता है इसकी भी बात कर ली। वेल्कॉनिक आर्क क्या होते हैं इसकी बात नहीं की है। तो ये वेल्कॉनिक आर्क और कुछ नहीं, जैसे आप एक सीरीज ऑफ वेल्कॉनिक इरप्शन हो रहा है, रिंग ऑफ फायर में आपको मिलेगा किसी आइलैंड पर सीरीज ऑफ वेल्कॉनिक इरप्शन होते हुए वेल्कॉनिक आर्क के रूप में इसे जाना जाता है। जैसे छोटे छोटे आइलैंड का समूह देखा हो तो उसके आइलैंड आर्क कहते हैं, वैसे वेल्कॉनिक आर्क भी कहते हैं इसे, आइलैंड आर्क जिसे फिस्टोन्स कहते हैं। ये पीटी में आ चुका है। अब इसके कन्वर्जन प्लेट जैसे हमने बताया, ओशनिक कॉन्टिनेंट या टू कोस्ट ओशनिक प्लेट हो, टू कॉन्टिनेंट प्लेट हो सकती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यूरेशनिक प्लेट जो है, और ये जापान में जो अगर देखें माउंट फ्यूजी जो है, माउंट फ्यूजी, और यहाँ पर पैसिफिक प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है। ये महासागरी प्लेट का जो हमने बताया, ओशनिक ओशनिक प्लेट का जो कोलिजन हो रहा है यानी कन्वर्जन हो रहा है वो इस तरह हो रहा है। और ये है रिंग ऑफ फायर, और ये क्या है, ट्रेंच है। अब इन ट्रेंच में आपको क्या ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कौन सा ट्रेंच किस महासागर में। जैसे टोंगा ट्रेंच, ये रिंग ऑफ फायर में प्रशांत महासागर में है। इसके अलावा चैलेंजर डीप आपको ध्यान रखना है, गर्त है। मेरियाना ट्रेंच कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में है। जापान ट्रेंच, ये भी पैसिफिक ओशियन। कुर्ली ट्रेंच, एल्यूसियन ट्रेंच, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच यह ध्यान रखना है, ये आपको अटलांटिक ओशियन में मिलेगा। तो ये लोकेशन जावा ट्रेंच, तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखना है। ये कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, ये देखा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट
एक दूसरे से आके बने, मिले। ये सपोज ये क्या यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, तो ये हुआ, तो ये फोल्ड माउंटेन बना। फोल्ड माउंटेन ध्यान रखना है, ज्वालामुखी फलस्वरूप ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप भी फोल्ड माउंटेन बनते हैं, और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन से भी फोल्ड माउंटेन बनते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट का टकराव, सबसे पहले क्या बना, तिब्बत का पठार बना, उसके बाद ट्रांस हिमालय बना, फिर ग्रेट हिमालय बना, फिर आप आएंगे मिड हिमालय बना, यानी मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, फिर उसके बाद ये एरिया जो है ग्रेट प्लेन्स के रूप में आया। अब ओशनिक ट्रेंचेस की जो बात कर रहे थे, अगर महाद्वीपी, अगर बात करेंगे, महासागर को देखेंगे तो यहाँ तक महाद्वीप है, तो फिर आ जाएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये क्रम भी ध्यान रखना, कई बार पूछा गया इसके बाद क्या होता है, किसकी अपेक्षा किसकी ढाल ज़्यादा है, ये सब भी ध्यान रखना, इस फिगर से आप समझ। सबसे पहले क्या आता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये पूरा जोन जो होता है, इसकी गहराई कम होती है, ये पूरे का जोन जो है मछली उत्पादन के लिए या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस महाद्वीप के किनारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा चौड़ा होगा, वो उसी हिसाब से उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो एक्टिविटी है उस पर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद सबसे तीव्र ढाल जो होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप का होता है। उसके बाद क्या आता है, कॉन्टिनेंटल रिज। उसके बाद होता है समुद्री प्लेन, एबिसल प्लेन या समुद्री प्लेन। उसके बाद क्या आता है, ओशनिक ट्रेंच। अब ओशनिक ट्रेंच की जो अगर गहराई की बात करें, तो मैरियाना ट्रेंच की बताया था मैंने, लगभग 10 किलोमीटर तक गहरा है। यानी समुद्री सतह से 200 मीटर तक क्या आएगा, सेल्फ आएगा, और 200 मीटर के बाद समुद्री सतह से अगर बात की जाए 3000 मीटर तक क्या है, कॉन्टिनेंटल ट्रीज आएगा। और वहीं 10,000 मीटर की बात करें तो 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर तक लगभग मैरियाना ट्रेंच गहरा है, यानी एवरेस्ट से भी गहरा मैरियाना ट्रेंच है। इसके बाद क्या आएगा, अब वेल्कॉनिक शील्ड की बात करेंगे, तो जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है आइलैंड बना है, वो वेल्कॉनिक आइलैंड के रूप में जाना है। सबमरीन रिज बनता है। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है। अब कॉन्टिनेंटल रिज के बारे में हम लोग, राइस के बारे में हम लोग मैप में देख लिए, ये कुछ मैप है, आप लोग इसमें देख लीजिएगा। सबडक्शन जोन की स्पेसिफिक बात करें, सबडक्शन जोन क्या कहते हैं, बिगेस्ट क्रैश स्कैंस जहाँ पे होते हैं अर्थ में, ये है पूरा का पूरा सबडक्शन जोन, जहाँ पर ओशनिक क्रस्ट जो है सबडक्ट हुआ है। और यहाँ से क्या होता है, मैग्मा का ऊपर प्रवाह होता है, मैग्मा चैम्बर होता है फिर इसके। और ये मोह डिस्कॉन्टिन्यूटी की बात, क्रस्ट और मेंटल के बीच की बात कर रहा है। वेल्कॉनिक आर्क की बात कर रहा है, ये पूरा जो सीरीज ऑफ वेल्कॉनिक आर्क इरप्शन हो रहा है, इसे वेल्कॉनिक आर्क कहते हैं। ओशनिक ट्रेंच हमने देख लिया, ओशनिक क्रस्ट देख लिया। तो इसमें कह रहा है सबडक्शन जोन जो होता है वो बाउंड्री मार्क करता है, जो कोलिजन होता है दो प्लेट का, वो सबडक्शन जोन होता है, वो बाउंड्री बनाता है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है, मिलते हैं एक दूसरे से, वहाँ पे सबडक्शन जोन बनता है। तो एक प्लेट जो होता है दूसरी प्लेट के नीचे स्लाइड हो जाती है, यानी उसके अंदर। तो जो कर्व होता है मेंटल की तरफ, और जो हॉट लेयर होती है क्रस्ट, तो वो पिघलती है, उसके बाद मैग्मा का उद्गार होता है। अब अगर माउंट एवरेस्ट को ही लेते और माउंट मैरियाना ट्रेंच की बात कर ही ली, उसकी गहराई की बात कर ली, सबडक्शन जोन बात कर ली, वो दो और प्लेट जो सिंक होती हैं, तो ये सबडक्शन जोन। और बेनियाफ जोन की बात करेंगे तो बेनियाफ जोन को बेनियाफ जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे पहले आइडेंटिफाई किया था क्यू वाइडेटी और बेनियाफ ने। तो सबडक्शन जोन जहाँ पे अर्थक्विक फोकस्ड केंद्र होता है वो होता है बेनियाफ जोन। यहाँ लिखा सबडक्शन जोन वेयर मोस्ट अर्थक्विक आते हैं, जहाँ पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा अर्थक्विक आते हैं, उसे बेनियाफ जोन कहते हैं। तो कुछ कीवर्ड है, आप उसको ध्यान रखिए, इसका हिंदी रूपांतरण है। और ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इसको आप प्लेट के बारे में, इसको वीडियो पॉज करके या पीपीटी में आप देख लीजिएगा। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की बात की थे, तो ये जुआन डीएफ प्लेट की बात की थी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की बात की थी, एक दूसरे के पैरेलल ये कई सारे ट्रांसफॉर्म प्लेट बांध, ये सबडक्शन जोन की बात की, ये सबडक्शन जोन है। तो यही सैंड एंड्रियाज की खाड़ी की बात की, बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के फलस्वरूप सैंड एंड्रियाज की खाड़ी बनी।
सैन एंड्रियास फॉल्ट जो कैलिफोर्निया के पास स्थित है, जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के कारण हुआ है, जिस जो नॉर्थ अमेरिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट के सेपरेट होने के कारण फलस्वरूप बना। अब ये उसके बारे में है, फिर से दिया गया, ये आप उसके बारे में देख लीजिएगा। ये रिंग्स ऑफ फायर का मैप है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये पूरा पूरा प्रशांत महासागर में स्थित है। अब रिंग्स ऑफ फायर आप समझ सकते हैं क्यों यहाँ रिंग्स ऑफ फायर है। प्लेट बाउंड्री को समझ गए, प्लेट को समझ गए तो आपको मेजर वोल्केनिक एक्टिविटी रिंग्स ऑफ फायर क्यों कहते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये भी एक मैप है, इसको आप देख लीजिएगा। हॉटस्पॉट की बात करें जहाँ तक, तो यहाँ पर हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में और या बहुत ज़्यादा मात्रा में जल की प्रक्रिया होती है। मेंटल प्लूम की बात करें तो एक ऐसा एरिया होता है जो क्रस्ट, पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे होता है, जहाँ पर मैग्मा जहाँ पर मैग्मा जो होता है मेंटल प्लूम में, वो अन्य एरिया की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होता है। और कुछ हॉटस्पॉट की बात करें जहाँ पे आइसलैंड हॉटस्पॉट है, जो आइसलैंड और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है। रियूनियन हॉटस्पॉट है जो इंडियन ओशियन में स्थित है। अफर हॉटस्पॉट है जो नॉर्थ ईस्टर्न यूथोपिया में स्थित है। कुछ हॉटस्पॉट है, इसका हिंदी रूपांतरण है। मेंटल प्लूम की जहाँ तक बात करें, मैंने बताया कि मेंटल प्लूम जो होता है वो और एरिया की अपेक्षा वहाँ पर जो है ज़्यादा गर्म मैग्मा होता है। वो एक प्रकार का एबनॉर्मल जो है हॉट रॉक होता है, जो कन्वेक्शन करंट के द्वारा जो है बाहर आ जाता है। ये मेंटल प्लूम के बारे में, मेंटल प्लूम के बारे में क्वेश्चन भी आ चुका है, इसको आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा, मैंने दे दिया है। अगर आपको लिखना है या देखना है तो आप वीडियो पॉज करके पीपीटी में देख लीजिएगा। ये वैंकूवर आइलैंड की बात यानी कनाडा को दिखा रहा है। ये वाशिंगटन डीसी की बात कर रहा है, जहाँ पर सैंड डीएफयू प्लेट, ओसनिक प्लेट यानी पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। और बेनियाफ जोन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मैक्सिमम भूकंप का एरिया होता है, केंद्र होता है, इसीलिए जो है। और ये कास्केडियन सबडक्शन जोन है। और इसके अलावा पैसिफिक प्लेट, सैंडुआ प्लेट एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, यहाँ पर जो है डाइवर्ज होती है। इसके अलावा ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बना रही है। ये सैन एंड्रियास की खाड़ी, एक बहुत बड़ी श्रृंखला। इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये सैन एंड्रियास फॉल्ट है, बहुत गहरी जो है यहाँ पर खाई बन गई है। कन्वेक्शन सेल की बात, जब कन्वेक्शन थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको कन्वेक्शन सेल की बात करेंगे। जो कन्वेक्शन सेल जो होता है, जिसके कारण जो है प्लेट एक दूसरे से प्लेट मूव करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, पास आते हैं या पैरेलल चलते हैं। और इसका कन्वेक्शन सेल जो होता है वो रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनके कारण जो है बनता है, और चट्टानों को पिघलने से, प्रेशर पड़ने से बनता है। ये कन्वेक्शन, ये करंट है। ये जब हॉट मैग्मा ऊपर जाता है, कोल्ड हो जाता है, फिर ये कोल्ड हीट के कारण हॉट हो जाता है, ये कन्वेक्शन सेल की तरह काम करता है। इसको कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें और विस्तार से पढ़ेंगे। मेजर और माइनर प्लेट के बारे में हम लोगों ने देख लिया, तो ये आपको मेजर प्लेट मिल जाएगा, और इसके अलावा ये लिस्ट है, इसके अलावा ये माइनर प्लेट की लिस्ट है। अब इंडियन प्लेट के बारे में अगर अलग से बात करें तो जो प्रायद्वीपीय भारत है और इंडियन प्लेट जो है उसको प्रायद्वीपीय भारत को इंक्लूड करते हुए ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उसी का भाग है। अराकान योमा जो है, जो धीरे धीरे म्यांमार की तरफ फैला हुआ है, वो एक आइलैंड आर्क के रूप में जावा ट्रेंच तक फैला हुआ है। और वेस्टर्न अगर सीमा की बात करें इंडियन प्लेट की, तो वो किरथर माउंटेन है जो पाकिस्तान में, वहां तक उसका विस्तार है। और साउथवर्ड की बात करेंगे, चागोस आर्कियोलॉजी यानी आइसलैंड का जो समूह है
वहाँ तक फैला हुआ है। एस्थ्रोस्फीयर क्या हुआ, इसको हम लोगों ने देख लिया, एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। तो ये थी आज की क्लास लेक्चर 5। नेक्स्ट लेक्चर हम सी फॉर स्प्रेडिंग थ्योरी देखेंगे। उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जिसे दिया था आर्थर होम्स महोदय ने। तो आप सभी का चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, जिस पे आपको इस चैनल की पीपीटी और जो भी एनसीईआरटी की सारी बुक अपलोड है, उसके अलावा योजना कुरुक्षेत्र की मंथली मैगजीन आपको मिल जाएगी, और जो भी करंट की अपडेट है वो आपको पीपीटी के रूप में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के साथ।